आज के ज़माने में जानकारी तो हर तरफ है, लेकिन ये समझना कई बार बहुत मुश्किल हो गया है कि सच क्या है, किस पर भरोसा करें। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे विचारों और खबरों की एक बाढ़ सी आ गई है ना? बिल्कुल। हम्म, तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम्म, हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे लोगों की राय मतलब जनमत उसको बनाया या बिगाड़ा जाता है। और कैसे कभी-कभी सच्चाई को अपने फायदे के लिए बदल दिया जाता है। हाँ, तोड़ मरोड़ दिया जाता है। इसके लिए हम कुछ हालिया घटनाओं और इतिहास के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। और जॉर्ज ऑरवेल का जो मशहूर नॉवल है 1984, उससे जुड़ी जानकारी का भी इस्तेमाल करेंगे जो हमारे स्रोतों में है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं कि ये तरीके क्या हैं और इनका हम सब पर क्या असर पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेगेंडा की, या जिसे हिंदी में दुष्प्रचार भी कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये सीधी साधी जानकारी नहीं होती। इसका मकसद सिर्फ बताना नहीं, बल्कि लोगों की सोच और उनके बर्ताव को एक खास दिशा में मोड़ना होता है। हाँ बिल्कुल सही। और अक्सर ये सच से ज्यादा ना भावनाओं पर खेलने की कोशिश करता है। अच्छा। हाँ, एक स्रोत बताता है कि इसमें तर्क से ज्यादा जोर भावनाएं जगाने, जिसे पैथोस कहते हैं, और बोलने वाले की विश्वसनीयता बनाने, मतलब एथोस, उस पर होता है। ये थोड़ा चालाकी भरा खेल है। समझ रही हूँ। एक दिलचस्प स्रोत है साकलिन खान का यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, मैंने भी देखा। वो इसे एक तरह की खुफिया नियम किताब कहते हैं, जिसका इस्तेमाल नेता लोग जनता को काबू में रखने के लिए करते रहे हैं। सही। उसमें कई रणनीतियां बताई गई हैं, जैसे एक कहानी गढ़ना, हाँ, कहानी गढ़ना, सेंसरशिप लगाना, गलत जानकारी फैलाना, नेता की छवि चमकाना और यहाँ तक कि शिक्षा को भी कंट्रोल करना। चलिए सबसे पहले उस कहानी गढ़ने वाली बात को समझते हैं। हाँ, वो पहला नियम बताया गया है यूट्यूब स्रोत में, कैसे एक खास नैरेटिव, एक कहानी बनाई जाती है। हाँ, और इसका एक बड़ा उदाहरण उसी स्रोत में इराक युद्ध का दिया गया है। हाँ, वो WMD वाला मामला। बिल्कुल। कैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने की कहानी बनाई। और दिलचस्प बात यह है कि इसका आधार कथित तौर पर एक बहुत पुरानी PhD थीसिस थी, जिसे मतलब तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था। उस स्रोत में इसके 4 कदम भी बताए गए हैं कि ये कैसे किया जाता है। अच्छा, क्या है वो? पहला, लोगों की भावनाओं को भड़काना। जैसे 9/11 हमले के बाद अमेरिका में डर और गुस्से का माहौल था, है ना? हाँ बिल्कुल। दूसरा, एक विलन या दुश्मन खड़ा करना। इस मामले में सद्दाम हुसैन और इराक को बनाया गया। उन्हें अल-कायदा से जोड़कर दिखाया गया, भले ही असली मकसद तेल हो या कुछ और। तीसरा कदम था कहानी लिखना। हाँ, कहानी लिखना, यानी WMD का खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताना, भले ही पक्के सबूत ना हो। और आखिर में चौथा कदम, खुद को हीरो की तरह पेश करना, जैसे अमेरिका दुनिया को बचा रहा है। ये तो वाकई पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल, एक सोची समझी स्क्रिप्ट। और इसी से जुड़ी दूसरी अहम तकनीक है सेंसरशिप और गलत जानकारी फैलाना। हाँ, यूट्यूब स्रोत के नियम 2 और 3। सही। यानी जो कहानी आप बता रहे हैं उसके खिलाफ कोई दूसरी आवाज न उठने पाए। ये सुनते ही मुझे जॉर्ज ऑरवेल का नोवेल 1984 याद आ जाता है। हाँ, जाहिर है। विकिपीडिया पर उसके बारे में काफी जानकारी है। वहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई का मंत्रालय। जो असल में झूठ का मंत्रालय है। हाँ बिल्कुल, जो इतिहास को बदलता रहता है। एक मेमोरी होल है जिसमें सच को गायब कर दिया जाता है। और जो लोग सरकार के खिलाफ जाते हैं उन्हें अनपर्सन बना दिया जाता है। मतलब उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। हाँ, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं है, असल दुनिया में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। हाँ, जैसे सकलैन खान का स्रोत भारत में इमरजेंसी के दौर का जिक्र करता है। अच्छा, इमरजेंसी। हाँ, कैसे मीडिया पर कंट्रोल किया गया, अखबारों की बिजली काट दी गई, हजारों पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। और वो मीसा कानून। हाँ, मीसा जैसे कानून का दुरुपयोग हुआ, वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए किया जा सकता था। इतिहास में और भी उदाहरण है शायद। बिल्कुल। यूट्यूब स्रोत बताता है कि कैसे स्टालिन अपनी तस्वीरों से उन नेताओं को हटवा देते थे जो उसके खिलाफ हो जाते थे, एयर ब्रश करके, जैसे वो कभी थे ही नहीं। हाँ। और हिटलर ने कैसे यहूदियों के खिलाफ पुरानी कहानियों और झूठे विज्ञान का सहारा लिया। झूठा विज्ञान? जैसे हाँ, जैसे सदियों पुरानी कहानी कि ईसा मसीह की मौत के लिए यहूदी जिम्मेदार है, उसे फिर से हवा दी गई। या फिर वो पीठ में छुरा घोंपने वाला मिथक फैलाया गया कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी सेना की वजह से नहीं हारा, हाँ, बल्कि अपने ही नेताओं की गद्दारी की वजह से हारा। ये सब लोगों के मन में जहर भरने के तरीके थे। और वो सोशल डार्विनिज्म। हाँ, सोशल डार्विनिज्म,
जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर आर्य नस्ल को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश की गई। ये सब गलत जानकारी फैलाने के ही तरीके थे। आज के जमाने में सेंसरशिप के तरीके शायद थोड़े बदल गए हैं। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब स्रोत यही बताता है। सीधे पाबंदी लगाने की जगह कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल होता है, जैसे मानहानि या देशद्रोह के मुकदमे। बिल्कुल। इनका मकसद अक्सर केस जीतना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को परेशान करना, डराना और चुप कराना होता है। लंबे चलते हैं ये केस। अच्छा। इसके अलावा आर्थिक दबाव भी बनाया जाता है, जैसे सरकारी विज्ञापन बंद कर देना या फिर विदेशी फंडिंग के नियमों जैसे FCRA की जांच बैठा देना। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हाँ, ये कानून गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी पैसे को नियंत्रित करता है और कभी-कभी इसका इस्तेमाल उन संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है जो सरकार से असहमत होते हैं। और इनकम टैक्स, ED, CBI के छापे। हाँ, ये सब तरीके एक डर का माहौल बनाते हैं। और इस डर का नतीजा? लोग डर जाते होंगे। नतीजा ये होता है कि धमकी भरे फोन कॉल्स आते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाती है और धीरे धीरे पत्रकार या मीडिया हाउस खुद ही अपनी खबरों को सेंसर करने लगते हैं। सेल्फ सेंसरशिप। हाँ, सेल्फ सेंसरशिप। इन बड़े और गंभीर तरीकों के अलावा कुछ आम युक्तियां भी हैं जो हमें रोजमर्रा की राजनीति और विज्ञापनों में दिखती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। स्टोरी अबाउट दैट और विकिपीडिया के स्रोत इनका जिक्र करते हैं। जैसे वो बैंड वैगन इफेक्ट। हाँ, बैंडवैगन। ये दिखाना कि देखो सब लोग यही मान रहे हैं या यही कर रहे हैं, तो तुम भी मानो या करो। एक तरह का भेड़ चाल वाला मामला। और नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग, अपने विरोधी को कोई बुरा सा नाम या लेबल दे देना ताकि लोग उसे गंभीरता से ना लें, उसे बदनाम करना। और कार्ड स्टैकिंग, ये क्या है? कार्ड स्टैकिंग यानी ताश के पत्तों की तरह सिर्फ अपने मतलब की जानकारी सामने रखना और बाकी सब छिपा लेना या उसे कमतर दिखाना, एक तरफा तस्वीर पेश करना। अच्छा। और एक है ग्लिटरिंग जनरलिटीज, यानी बड़े बड़े सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द। हाँ बिल्कुल, ऐसे शब्द या नारे इस्तेमाल करना जिनका मतलब बहुत साफ ना हो पर जो लोगों की भावनाओं को छू जाएं, जैसे देशभक्ति, विकास, न्याय, आजादी। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर इनका ठोस मतलब क्या है, ये अक्सर साफ नहीं होता। सही कहा। ये सारी तकनीकें कितनी चालाकी से हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारी समूह में शामिल होने की इच्छा का फायदा उठाती है ना? तर्क तो जैसे पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि ये सब आज के मीडिया और खासकर सोशल मीडिया के दौर में कैसे काम कर रहा है। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ वन इंडिया हिंदी का एक लेख न्यूज क्लिक वेबसाइट पर लगे हालिया आरोपों को एक उदाहरण की तरह पेश करता है। हाँ, और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए आरोपों और जानकारी पर बात कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। बिल्कुल सही, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो लेख के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से ये आरोप लगाया गया कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से पैसा मिला। और क्यों मिला? ताकि वो चीन के हितों को बढ़ावा दे सके, ऐसा आरोप है। लेख में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं शायद। हाँ, जैसे आरोप है कि लगभग 38 करोड़ रुपए मिले। इसमें से करीब 20 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट पेमेंट के तौर पर दिखाए गए और करीब 10 करोड़ FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तौर पर। और लेख में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को मिले कुछ कथित ईमेल्स का भी जिक्र है। हाँ, कहा गया है कि इन ईमेल्स में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और सिंघम के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि भारत-चीन सीमा विवाद पर कैसे रिपोर्टिंग की जाए, जिसमें कथित तौर पर चीन का नजरिया दिखाने और अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा जताने वाले नक्शे इस्तेमाल करने की बात थी। हाँ, ये सब आरोप हैं जो लेख में बताए गए हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है, जैसा लेख याद दिलाता है, कि जब 2021 में न्यूज क्लिक पर पहली बार सरकारी कार्रवाई हुई थी तो कई विपक्षी पार्टियों ने इसे बोलने की आज़ादी पर हमला बताया था और इसका बचाव किया था। सही। लेख ये भी दावा करता है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। उसमें कहा गया है कि कुछ और भारतीय न्यूज एजेंसियों के भी चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं। और भारतीय पत्रकारों और नेताओं को चीन अपनी तरफ से यात्राओं पर बुलाता रहा है। हाँ, लेख ऐसे दुनिया भर में अपनी राय बनाने की चीन की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा बताता है। ये तो हुई पारंपरिक मीडिया की बात, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया, उसने तो जैसे इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल। दृष्टि IAS के एक लेख में इसके दोनों पहलू बताए गए हैं। हाँ, जाहिर है इसके फायदे हैं। लोगों को अपनी बात कहने का मंच मिला है, सरकार से सवाल पूछने का जरिया मिला है,
जैसा हमने अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों में देखा। सही, एक जैसे विचार रखने वाले लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। इसे एक तरह का डिजिटल लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ज्यादा चिंताजनक है ना? हाँ बिल्कुल। एक बड़ी समस्या है इको चेम्बर बन जाना। इको चैम्बर? हाँ, मतलब हम सोशल मीडिया पर अक्सर उन्हीं लोगों और विचारों से घिरे रहते हैं जिनसे हम पहले से सहमत हैं। अच्छा, तो अलग विचार सुनने को ही नहीं मिलते? बिल्कुल। और इससे समाज में दूरियां और कट्टरता बढ़ती है, राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज होता है। और गलत जानकारी यानी फेक न्यूज और अफवाहें? ओह, सोशल मीडिया पर तो ये जंगल की आग की तरह फैलती हैं। कोई भी बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर कर देता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। नफरत फैलाने वाले भाषण, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली बातें, ये सब बहुत तेजी से फैलती हैं। और इसमें विदेशी दखलंदाजी का खतरा भी है। हाँ बिल्कुल। दृष्टि आईएएस का लेख 2016 के अमेरिकी चुनावों का उदाहरण देता है। रूस वाला मामला? हाँ, जहां रूस पर आरोप लगे कि उसने फेसबुक पर फर्जी पेज और विज्ञापनों के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की। और राजनीतिक पार्टियां खुद भी तो काफी पैसा खर्च करती हैं इन पर। हाँ, अंधाधुंध पैसा खर्च करती हैं। लेख गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का हवाला देता है कि सिर्फ 2 साल में चुनावी विज्ञापनों पर दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। बाप रे, 80 करोड़ डॉलर? हाँ, जब चारों तरफ से इतनी तरह की जानकारी आ रही हो, सही, गलत, सच्ची, झूठी, तो आम आदमी का भरोसा डगमगाने लगता है। बिल्कुल। प्रवक्ता.com का एक लेख भारत में इसी विश्वास के संकट की बात करता है। क्या कहता है वो लेख? लेख कहता है कि लोग राजनेताओं से निराश हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। और इसका सबूत? इसका सबूत हमें लोकपाल आंदोलन या काले धन के खिलाफ हुए आंदोलनों में मिला, जब लोग स्थापित नेताओं को छोड़कर अन्ना हजारे या बाबा रामदेव जैसे बाहरी चेहरों के पीछे खड़े हो गए थे। हाँ, याद है। लेख नेताओं के दोहरे रवैये की भी आलोचना करता है शायद। हाँ, कि सरकार कभी हाँ कहती है कभी ना, विपक्ष बस मौके का फायदा उठाना चाहता है, ऐसा लेख का मानना है। दिलचस्प बात यह है कि लेख ये भी कहता है कि ये जो गैर राजनीतिक चेहरे उभरे थे, हाँ, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। हाँ, क्योंकि आखिरकार वो भी उन्हीं नेताओं से मिलते जुलते या समर्थन लेते दिखे जिनकी वो बुराई करते थे। सही कहा। इससे एक विरोधाभास पैदा हुआ। और ये भरोसे का संकट सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। नहीं, लेख मीडिया पर भी सवाल उठाता है। उसका तर्क है कि मीडिया आम लोगों की चिंताओं से दूर होकर पैसे और पावर का खेल खेलने लगा है, जिससे लोगों का उस पर से भी भरोसा कम हुआ है। हाँ बिल्कुल। विश्वास का यही संकट और सच को तोड़ने मरोड़ने के ये सारे तरीके। ये सब हमें जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की याद दिलाते हैं। हाँ बिल्कुल। विकिपीडिया स्रोत इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी मानता है। बिल्कुल, ये उपन्यास तो कमाल का है। ऑरवेल ने इसमें दिखाया है कि कैसे एक तानाशाही सरकार लोगों पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकती है, और तरीके वही हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। हाँ, जैसे लगातार निगरानी। वहाँ टेलीस्क्रीन है जो आपको हर वक्त देख और सुन रही हैं। थॉट पुलिस है जो आपके विचारों पर नजर रखती है। इतिहास को बदलना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ यही काम करती है। मेमोरी होल में सच को जला दिया जाता है, अनपर्सन बनाकर लोगों को इतिहास से मिटा दिया जाता है। भाषा पर कंट्रोल, न्यू स्पीक नाम की एक नई भाषा बनाई जा रही है। हाँ, जिसमें बुरे विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं होंगे। सोचिए जरा। और सोच पर पहरा, थॉट क्राइम, यानी गलत सोचना भी जुर्म है। और डबल थिंक, यानी एक ही वक्त में 2 उल्टी बातों पर यकीन करना, ये सब दिमाग को सुनकर देने वाले तरीके हैं। उपन्यास का वो मशहूर नारा, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, बड़ा भाई तुम्हें देख रहा है, हाँ, वो तो प्रतीक बन गया है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हर वक्त की निगरानी और प्राइवेसी के खत्म होने का प्रतीक है। बिल्कुल। और जब पार्टी कहती है कि 2 + 2 = 5 और लोग उसे मानने पर मजबूर हो जाते हैं, तो ये दिखाता है कि सत्ता कैसे बुनियादी सच को भी झुठला सकती है। हाँ, ऑरवेल का उपन्यास दिखाता है कि कैसे प्रोपेगेंडा, सेंसरशिप, निगरानी और भाषा का कंट्रोल मिलकर इंसान की आज़ादी और सच की समझ को ही खत्म कर सकते हैं। ये वाकई डराने वाली तस्वीर है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि उपन्यास के अंत में जो न्यूज स्पीक पर परिशिष्ट है, वो शायद इशारा करता है कि पार्टी का राज हमेशा नहीं चला। लेकिन कहानी अपने आप में एक जबरदस्त चेतावनी है। हाँ, जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि लोगों की राय और सच्चाई को कंट्रोल करने के तरीके कितने अलग-अलग और गहरे हैं। कहानी गढ़ने से लेकर सेंसरशिप तक, मीडिया के इस्तेमाल से लेकर सोशल मीडिया के जाल तक, और यहाँ तक कि भाषा और इतिहास को बदलने की कोशिशें भी। ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि हमें जो जानकारी मिल रही है वो कैसे पेश की जा रही है। हाँ, उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है। बिल्कुल।
हमारी भावनाओं का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, कौन से तथ्य बताए जा रहे हैं और कौन से छिपाए जा रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ क्लिक जैसा कोई ताज़ा मामला हो या सोशल मीडिया पर दिखने वाली नफरत हो, या फिर ऑरवेल की वो काल्पनिक दुनिया जिसकी डरावनी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। आज के इस चर्चा का मकसद किसी को डराना नहीं था, बल्कि थोड़ा सचेत करना था। हाँ, जागरूक करना। जानकारी के इस समंदर में और कभी-कभी भ्रम के इस धुंधलके में हेरफेर के इन तरीकों को पहचानना ही शायद समझदार और सही जानकारी रखने वाला नागरिक बनने की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब सच को तोड़ने मरोड़ने के इतने चालाक और असरदार तरीके मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ इन तरीकों को पहचान लेना ही काफी है? अच्छा सवाल है। या हमें इससे आगे बढ़कर अपनी सोचने समझने की ताकत, अपनी आलोचनात्मक नजर और अपनी आजाद सोच को और मजबूत करने की जरूरत है? ऐसे माहौल में सच को ढूंढना और उसे अहमियत देना क्यों जरूरी है, जो माहौल अक्सर उसे छिपाने या बिगाड़ने के लिए ही बना लगता है? ये सोचने वाली बात है।